जी जी। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना, शंकर के डमरू खोल के आएगा पूरा आ गया। अच्छा, ये जो 14 सूत्र हैं ये बहुत कठिन नहीं है। और जब हम छोटे थे उस समय क्लास 4 में हमको याद आ रहा है, तो हमारे पिताजी यही एक किताब लेकर के आए थे, लघु सिद्धांत कौमुदी, और हमको ले आकर दिए और बोले कि ये संस्कृत में भी थोड़ा सा पढ़ लो जिसमें ये सब सूत्र वगैरह थे। तो हम कहे कि क्या फालतू का संस्कृत दे दिए हैं। तो सर चौथा पांचवा हमारा था और हमको लगा कि ये सब इसमें कुछ है नहीं, और हम नहीं पढ़े उसको, किताबों को रख दिए। तो फिर हमसे कुछ दिन, एक हफ्ते बाद बोले कुछ पढ़ लो, हमने देखला क्या रहा, तो हमने कुछ ना फालतू किताब का, हमने क्लास की हमारे कोर्स का भी किताब नहीं है। तो फिर बोले नहीं, उसको तुम हमारे कहे अनुसार उसको पढ़ो तुम कम से कम। तो हम शुरू में जब शुरू किए तो आयुन रेलरी के पहले तो बोलने में बड़ा अटपट लगे है कि क्या बोल रहा है आयुन रेलरी के मंगना में छबैया घटता सब यादें ना हो। फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसको मेहनत करो। और कुछ दिन हम मेहनत किए और उसको पढ़े, समझे नहीं, रट गए बस। और जब पहुंचे उनके पास तो बोले कि याद कर लिए, हमने हाँ याद कर लिए, सुनाओ। तो सुनाए तो बोले कि अब तो पूरा किताब याद कर जाओ। हम बोले कि याद देख अभी 14 सूत्र क्या लगा लें, अब कहा हमें पूरा किताब याद कर लीजिए। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट में थे और उस समय ये चैप्टर था महात्मा का, तो हमें लगा कि उस समय का पढ़ा हुआ जो हम क्लास 3-4 में पढ़े थे उस समय काम दिया। और ग्रेजुएशन में जब हम आए तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि हमारा एक बच्चा संस्कृत पढ़े, और हम बोले कि नहीं, हम फिजिक्स पढ़ने में बहुत हमको मन लगता है और हम मैथ्स और फिजिक्स में ही रहेंगे। बोले कि नहीं, संस्कृत पढ़ो। और फिर हम बाद में बीएचयू में आए तो संस्कृत और पढ़े, और वो अलग चीज है। लेकिन हमें लगा कि अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ते तो हम कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी विषय वस्तु हैं जिनको हम नहीं जान पाते। मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सभी चीजें हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी चीजें हैं सारी चीजें इस संस्कृत में निबद्ध हैं, इसी संस्कृत में बंधी हुई। और हम लोग कई बार उपेक्षा कर लेते हैं। हम अपने बच्चों को भी कहें कि इनको जरा पढ़ो तो बोले पापा ये कथा गधा को ऐसे क्या लगा दिए। ये वर्णमाला है, ये वर्णमाला है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं या मोबाइल की जो टाइप की जो कीबोर्ड होती है उसको हम देखते हैं, क्वार्टी इसलिए कहते हैं कि क्यू से शुरू होता है वो, और उसमें देखेंगे ए एस टी एफ जी ऐसे करके उसमें कीबोर्ड से, उसी तरह एक तरह से ये कीबोर्ड है संस्कृत का। और इतने टेक्निकली इसको सजा करके रखा गया है, ये काम महर्षि पाणिनि का है, और इतने टेक्निकली इसको सजाए हुए हैं इस पूरे वर्णमाला को कि पूरे संस्कृत की व्याकरण कुछ ही सूत्रों में आ गई। और इसका हम लोग अगर समय होगा तो उदाहरण देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पहला है अ ई उण रेल रे एवं अयोज। अब यहां से यहां तक केवल देखिए, इसमें सभी स्वर आ गए। जो भी स्वर है अ से शुरू हुआ है और यहाँ च तक आया हुआ है। ये जो आखिरी वाला जिसमें हलंत लगा हुआ है ना, ये केवल उच्चारण बोलने में सुविधा हो इसके लिए लगाया गया है। बाकी मेन मुख्य कार्य इन्हीं का है। ये केवल बोलने में उच्चारण, जैसे हम लोग अलग अलग करते हैं, इसके लिए इसको लगाया गया है। अ ई उ रील री ए ओ आई औ, इतने में हमारे स्वर है। अच्छा, इसमें जो री है, री का प्रयोग वेदों में होता है, अब नहीं होता है, और री का प्रयोग जो है हम लोग अभी कर रहे हैं। बाकी ये जो हमारे जो स्वर है, इसमें अगर हमें पूरे स्वरों को लिखना है संस्कृत में तो सबको न लिख करके केवल हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ही ये बता देगा कि ये स्वर है, संपूर्ण स्वर अच है। इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि इसलिए कहते हैं कि अच के बीच में ही ये संपूर्ण हमारे स्वर है।
इसी तरह ह से लेकर के और यहाँ ल तक, इसमें जो है सभी व्यंजन आ गए। तो जब हम व्यंजन संधि लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसे कहते हैं हल संधि। हल संधि तो केवल हल कह दिए तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सूत्र का मतलब ही होता है बड़ी चीज को छोटा कर दीजिए। संस्कृत में यह माना जाता है कि अगर कोई एक अक्षर भी कम कर दे तो उसे इतनी खुशी होती है जैसे उसे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और इतना ही नहीं, एक मात्रा का भी वहां पर बहुत महत्व है। उच्चारण के समय जो स बताए थे ना, उस समय में यही था कि अगर स्वजन को स्वजन कर दें तो ये गड़बड़ हो जाएगा। स्वजन का अर्थ हुआ कि अपने परिवार के लोग, स्वजन का अर्थ हुआ कुत्ता। तो उच्चारण से ही देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग इस माहेश्वर सूत्र को जब हम लोग देखते हैं, 14 सूत्रों को देखते हैं, तो ये बताता है संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण जो है इसी पर आधारित है। तो शुरुआत में इसको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ने में बहुत आसानी होती है। याद हो जाए तो और भी। संस्कृत को वैसे भी कहा जाता है कि रटंत भाषा है, तो रटना तो पड़ता है शुरू में, बाद में समझ में भी आने लगता है। तो ये कैसे महत्वपूर्ण है, ये एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको जान लें, फिर नेक्स्ट चलेगा। जैसे एक यण संधि का एक सूत्र है, इको यणचि। इको यणचि, ये यण संधि का सूत्र है और ये बताता है स्वर संधि के द्वारा में आता है इको यणचि। इसमें हम लोग देखेंगे सूत्र का अर्थ यही हुआ कि बड़ी सी चीज को छोटा कर दिया गया। इसमें क्या है, इक, फिर है यण और अच। सूत्र में यही है ना, इक है, यण है और अच है। इक इसमें ढूंढे कहाँ है, यहाँ ई से शुरू किए और यहाँ क तक। कौन कौन से इसमें वर्ण आ गए, ई, उ, री, री। एक ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार कहा जाता है जब हम लोग एक इसमें से एक वर्ण को ले लिया और कहां तक वो है, उसके लिमिट कहां तक है, इसको बताने के लिए हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। और काफी बड़ा प्रोसेस है, तो एक केवल सिंपल उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो जो इक है उसमें ई, उ, री, री है एक। और यण में आप देखिए, आप य से शुरू करें और न तक चले तो य, व, र और ल। य, व, र और ल। और उसके साथ में अच है। अच का अर्थ पता चल ही गया कि संपूर्ण स्वर। ये बताता है कि यदि इक के बाद कोई अच है, यानी ई, उ, री, री के बाद कोई स्वर रहे तो किसमें बदल जाएगा संधि में, य, व, र, ल में। ई बदल के य बन जाएगा, उ बदल के व हो जाएगा, री बदल के र हो जाएगा और री बदल के ल हो जाएगा। तो इतना बड़ा लंबा समय कर करके उसको एक शॉर्ट फॉर्म में केवल इको यणचि कर दिया गया। इस सूत्र से पता